नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत हम वो सभी प्रश्न करवा रहे थे जो एचएसएससी ने 2015 से लेकर 2020 तक की परीक्षाओं में पूछे थे। सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे तभी लग रहे होंगे तब आपको समझ में आ रहे होंगे। तो हम आशा कर सकते हैं कि सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। साथ ही साथ में आप नोट कर रहे होंगे नोटबुक में नहीं तो आप अपने माइंड के अंदर नोट कर लीजिए। माइंड के अंदर नहीं तो आप अपने हार्ट के अंदर, दिल में नोट कर लीजिए। दिल और दिमाग में नोट रखें, नोटबुक में रखे या नहीं रखे कोई बात नहीं, लगातार आप हमारे साथ में बने रहें। और यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है, सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आते हैं तो साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है और नॉर्मल क्वेश्चन है तो आपको ये पहले भी सुना होगा या आपको आता भी होगा। लेकिन इस प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकलते हैं और इससे संबंधित और प्रश्न दूसरे डिस्ट्रिक्टों के अंदर कौन कौन से हैं, वो सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। चलिए देखें, पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर बाटा शूज फैक्ट्री कहां पर है। बाटा शूज फैक्ट्री कहां पर है, तो इसने ऑप्शन में फरीदाबाद दे रखा है, बल्लभगढ़ नहीं दे रखा। यदि बल्लभगढ़ ऑप्शन में मिलता तो आपने याद रखना था बल्लभगढ़। बाटा शूज फैक्ट्री कहां पर पड़ती है, बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है तो आपने याद रखना है फरीदाबाद के अंदर। बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है, फरीदाबाद में। और बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या हो गया, बलरामगढ़। क्या हो गया, बलरामगढ़। और बलराम कौन थे, श्री कृष्ण के भाई, जिनकी वाइफ कौन थी, बलराम की वाइफ रेवती। और रेवती के नाम पर कौन सा बसा है, रेवाड़ी शहर बसा है। तो आपने याद रखिएगा, रेवाड़ी रेवती के नाम पर बसा है। रेवती बलराम की पत्नी थी, बलराम श्री कृष्ण के भाई थे और उन्हीं बलराम के नाम पर बल्लभगढ़ का नामकरण किया गया है। तो आपने याद रखना है बल्लभगढ़ का नामकरण क्या हो गया, बलरामगढ़। लेकिन बलराम को श्री कृष्ण क्या कहता था, दाऊजी के नाम से पुकारता था अपने बड़े भैया को, दाऊजी। और दाऊजी का मंदिर कहां पर पड़ता है, बंचारी पलवल में पड़ता है। और कॉटन सिटी के नाम से किसे जानता है, पलवल को जाना जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाटा शूज फैक्ट्री पड़ती है बल्लभगढ़ और बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है, फरीदाबाद में। हरियाणा का अकॉर्डिंग टू एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, फरीदाबाद। 741 वर्ग किलोमीटर है ओनली। दूसरा छोटा कौन सा है तो आपने याद रखना है, दूसरा छोटा पड़ता है पंचकुला। बहुत अच्छे तरीके, सटीक तरीके से याद रखिएगा, समझ में आ गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये तो था बाटा शूज फैक्ट्री जो बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर है। लेकिन आपसे लिबर्टी शूज फैक्ट्री पूछ ले एग्जामिनर, लिबर्टी शूज फैक्ट्री पूछ ले तो आप कहां पर बताएंगे, करनाल के अंदर। लिबर्टी शूज फैक्ट्री करनाल के अंदर है, याद रखिएगा। और इसी कारण शूज सिटी के नाम से किसे जानते हैं, करनाल को जानते हैं। बाटा शूज फैक्ट्री बल्लभगढ़ के अंदर पड़ता है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि हरियाणा में सबसे ज्यादा रबड़ टायर का उत्पादन कहां पर होता है, तो जहां पर बाटा शूज फैक्ट्री है उसी शहर के अंदर सबसे ज्यादा रबड़ टायर का उत्पादन होता है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा जो रबड़ टायर का उत्पादन होता है वो कहां पर होता है, बल्लभगढ़ के अंदर। और बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है, फरीदाबाद में। रबड़ टायर बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। और देश में, हरियाणा में नहीं, हरियाणा में तो है ही है, देश में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर का उत्पादन कहां पर होता है, फरीदाबाद में। सर्वाधिक मेहंदी का जो निर्यात किया जाता है फरीदाबाद। सर्वाधिक बजरी हरियाणा में कहां पर होती है, फरीदाबाद के अंदर। सर्वाधिक रजनीगंधा कहां उत्पन्न होता है तो आपने याद रखना है फरीदाबाद के अंदर। सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, फरीदाबाद की। सबसे ज्यादा महिलाएं पुरुष कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर। याद रखना है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है हरियाणा का, फरीदाबाद। लेकिन दूसरा बड़ा शहर कौन सा है तो आपने याद रखना है गुरुग्राम। तो बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस नृत्य विधा को प्रदर्शन पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है, मंजीरा जो नृत्य विधा है इसका जो आयोजन किया जाता है वो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, मंजीरा जो नृत्य है यह नृत्य नगाड़ो डफ की धवनी पर किया जाता है। यह नृत्य नगाड़ो डफ और मंजीरा की धवनी पर किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। तो विशेष रूप से आपने याद रखना है वह नृत्य है जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। क्वेश्चन विशेष रूप से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है एचएसएससी के द्वारा। क्वेश्चन सीधा यह है कि वह नृत्य, इनमें से वह नृत्य जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं तो कौन सा नृत्य, मंजीरा नृत्य। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की धमाल नृत्य है,
विधा का प्रदर्शन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से किया जाता है? हरियाणा का धमाल नृत्य जिसका प्रदर्शन विशेष रूप से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया जाता है? तो आपने याद रखना है झज्जर और महेंद्रगढ़ के अंदर। कौन सा नृत्य पूछ रहा है आपसे? तो आपने याद रखना है हरियाणा का धमाल नृत्य जिसका विशेष रूप से आयोजन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है? तो आपने याद रखना है झज्जर, वह कहां पर? महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ के अंदर छज्जू जाट के नाम पर बसाया गया था। कौन सा? झज्जर। और ये याद रखिएगा महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ पटियाला के राजा महेंद्र की यादों में बसाया गया शहर है महेंद्रगढ़। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्ष युग के तांबे के सिक्के कहां से मिले थे? हर्ष युग के मतलब जो हर्ष युग था राजा हर्षवर्धन, उसके युग के तांबे के सिक्के कहां से मिले हैं? तो हर्ष युग के तांबे के सिक्के, या आपसे यह भी पूछ सकता है हर्ष युगीन तांबे के सिक्के कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं? तो आप याद रखिएगा सोनीपत से। कहां से मिले हैं? सोनीपत से। और सोनीपत का महाभारत कालीन नाम क्या था? सोनप्रस्थ। और याद रखिएगा हरियाणा में सोने के शहर के नाम से किसे जानते हैं? सोनीपत को। हरियाणा में सोने के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? सोनीपत को। और ये याद रखिएगा ये जो महाभारत कालीन नाम हुआ करता था सोनप्रस्थ, ये किसका नाम था? तो याद रखिएगा सोनीपत। और पानीपत का पानप्रस्थ, और दिल्ली का इंद्रप्रस्थ। महाभारत कालीन नाम दिल्ली का इंद्रप्रस्थ, पानीपत का पानप्रस्थ और सोनीपत का सोनप्रस्थ हुआ करता था। बाबा सरवण के नाम पर बसाया गया शहर है सोनीपत। और याद रखिएगा हरियाणा में सोने के शहर के नाम से किसे जानते हैं? सोनीपत को। और एजुकेशन हब किसे कहते हैं? रोहतक को। और एजुकेशन सिटी के नाम से सोनीपत को। एजुकेशन सिटी सोनीपत और एजुकेशन हब कौन सा है? रोहतक है। और राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी है, वो कुंडली के अंदर बन रही है। और कुंडली कहां पर पड़ता है? सोनीपत के अंदर पड़ता है। तो आपने याद रखना है, ये चीजें याद रखिएगा। सोनीपत जिसका ओल्ड नेम क्या है? सोनप्रस्थ, बाबा सरवण के नाम पर बसाया गया और सोने का शहर है सोनीपत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण मिलता है? यह आपसे पूछ रहा है कि किस पुस्तक में, ऐसी कौन सी पुस्तक है जहां हरियाणा का एक शहर पड़ता है कुरुक्षेत्र और एक शहर पड़ता है थानेसर। कुरुक्षेत्र और थानेसर, उसके अंदर जो नदी बहती थी उनका वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? भाई ये पूछ रहा है कि हरियाणा का एक थानेसर और एक कुरुक्षेत्र है, और उस थानेसर कुरुक्षेत्र में प्राचीन काल में जो नदियां बहती थी उनका विवरण कौन सी पुस्तक में मिलता है? साफ शब्दों में बोले तो, वरना क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है, एग्जामिनर ने उलझा रखा बच्चों को। सीधा शब्दों में हम आपसे बता दें, क्वेश्चन ये है कि हरियाणा का वह शहर जो थानेसर और कुरुक्षेत्र है, इसके अंदर प्राचीन समय में नदियां बहती थी, इसका वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? हम आपके सामने पहले ऑप्शन दे रहे हैं, फिर इसका आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन है पृथ्वी पुराण में, पुराण कथा में, कथा साहित्य में, या वामन पुराण में। तो आप याद रखिएगा इसका जो वर्णन मिलता है वामन पुराण में मिलता है। और वामन पुराण में ही ये कहा गया था कि जो कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है, कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर है उसके बारे में वामन पुराण में क्या लिखा है? तो वामन पुराण में लिखा है कि कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर है वो राजा कुरु ने बनवाया था, और राजा कुरु के नाम पर ही बसाया गया शहर कौन सा है? कुरुक्षेत्र है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल बांध का पिता किसे कहा जाता है? देखें ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कई स्टूडेंटों को आता होगा, कईयों का नहीं आता होगा, तो सभी को आने लगेगा। भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल डैम है, इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आप याद रखिएगा सर छोटूराम, सर छोटूराम को माना जाता है। सर छोटूराम का जन्म कब हुआ था? 1881 के अंदर गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर हुआ था। गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर शिव का प्रसिद्ध मेला भी लगता है भैया, शिव का प्रसिद्ध मेला गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर भी लगता है। वैसे हरियाणा में सबसे ज्यादा जो सुप्रसिद्ध मेला है शिव का वो बागोत में, फिर गढ़ी सांपला किलोई में, फिर इंछापुरी गुरुग्राम के अंदर लगता है। कहां किसका मेला? प्रसिद्ध शिव का मेला। तो याद रखिएगा सर छोटूराम का जन्म 1881 गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर हुआ था। लेकिन इसी के साथ में भैया आपने याद क्या रखना है, 1881 के अंदर 100 साल जोड़ दे 1981, 18 के अंदर यदि 100 ऐड कर दे, 1881 के अंदर 100 ऐड कर दे 1981 में HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन
HBSC जो पहले चंडीगढ़ के अंदर था, जिसकी स्थापना 1969 के अंदर हुई थी चंडीगढ़ में, उसे चंडीगढ़ से भिवानी कब लेकर आए थे? 1981। और 1981 से 100 घटा दे 1881, गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर किसका जन्म हुआ था? सर छोटूराम का। और भाखड़ा नांगल डैम है, उसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? सर छोटूराम। भाखड़ा नांगल डैम की नींव कब रखी गई थी? तो आपने याद रखना 1933 में भाखड़ा नांगल डैम की नींव रखी गई थी। भाखड़ा नांगल डैम की नींव कब रखी गई थी? 1933 में। और भाखड़ा नांगल डैम 1933 में रखी गई थी जिसकी नींव, इसमें यदि 10 जोड़ दें 1943। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, भाखड़ा नांगल डैम की नींव रखी गई थी 1933 में, सर छोटूराम इसके जन्मदाता माने जाते हैं। और भाखड़ा नांगल डैम की जो तिथि थी 1933, इसके अंदर 10 जोड़ दें 1943। कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र, अंबाला से सनातन धर्म और कायाकल्प समाचार पत्र सफीदो जींद से निकला था। कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र, कायाकल्प सफीदो जींद से और अंबाला से विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र निकला था 1943 में। 1943 से 100 घटा दे 1843, अंबाला कैंट बना था। 1943 से यदि 100 घटा दे 1843, अंबाला कैंट बना था। 100 जोड़ दे 1943, 3 समाचार पत्र निकले थे, बता चुके हैं। और 10 घटा दे 1933, भाखड़ा बांध की शुरुआत हुई थी, भाखड़ा बांध बनना शुरू हुआ था, भाखड़ा बांध की नींव रखी गई थी। और भाखड़ा बांध का जन्मदाता सर छोटूराम, जिसका जन्म 1881 गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर हुआ था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो इसी बात के ऊपर एक शेयर कर दीजिए, साथ के साथ में शेयर करते रहिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, साथ के साथ शेयर करते रहिए। सर छोटूराम को सर की उपाधि कब मिली थी? तो आपने याद रखिएगा 1937 के अंदर सर की उपाधि मिली थी। सभी क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे, कोई भी पर्सन आपके दिल और दिमाग में डाउट का नहीं रहना चाहिए, हम सभी पर्सन क्लियर करवाएंगे, लेकिन आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। एक बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सभी पॉइंट क्लियर है ना? तो अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा, सभी पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। लगातार जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी हरियाणा जीके सीरीज, बिल्कुल फ्री है, किसी का कोई एक पैसा तक नहीं लगेगा। तो मेरे भाई पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला जो पर्सन है वो क्या है वो देखें, बहुत अच्छा पर्सन आएगा। 1937 में हरियाणा में खालिस्तान मिल की स्थापना की गई थी। देखिए एक पर्सन इन्होंने बता दिया, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 के अंदर हुई थी। 1937 में हरियाणा में खालिस्तान मिल की स्थापना की गई थी। तो आपने याद रखना है, भिवानी जो टेक्सटाइल मिल है, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 के अंदर की गई थी। और सर छोटूराम को सर की उपाधि भी कब मिली थी? 1937 में। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई थी? 1937 में। और सर छोटूराम को सर की उपाधि कब मिली थी? 1937 में। देखें क्वेश्चन से क्वेश्चन किस प्रकार बन रहा है। तो ऐसे ही आप बनना सीख जाएंगे यदि लगातार 10-12 क्लास हमारी देख लेते तो कंटिन्यू। 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल बनी थी। ऐसा बताया गया कि जब ये भिवानी टेक्सटाइल मिल बनी थी तो इसकी जो लागत आई थी वो 34 करोड़ रुपए आई थी। ऐसा बताया जाता है कि जब 1937 के अंदर भिवानी टेक्सटाइल मिल बनी थी तो इसकी लागत कितनी आई थी? 34 करोड़ रुपए इसकी लागत हुआ करती थी उस समय, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पर्सन है वो पर्सन बहुत अच्छा है। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए थे? रोलेक्ट एक्ट का संबंध है, रोलेक्ट एक्ट का संबंध है वो कौन सी डेट से है? 1919 से। ये कलर के एग्जाम में आया था, अभी कलर का एग्जाम हुआ था पीछे, उसके अंदर आया था कि रोलेक्ट एक्ट भारत कब आया था। तो आपने याद रखना है 1919 के अंदर। रोलेक्ट एक्ट का विरोध सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा अंबाला के अंदर। रोलेक्ट एक्ट का विरोध हरियाणा में सबसे पहले कहां पर हुआ था? अंबाला। और अंबा राजपूत के नाम पर बसाया गया शहर या माता अंबालिका के नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है? अंबाला। रोलेक्ट एक्ट का विरोध अंबाला में कब किया गया था? 1919 में। सर्वप्रथम जब भी ये रोलेक्ट एक्ट भारत आया था उसका सर्वप्रथम हरियाणा में जो मुख्य रूप से विरोध किया गया था वो अंबाला में किया गया था, याद रखना है। लेकिन रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ऐसा महापुरुष जिसने अपने सभी पदक और पुरस्कार वापस कर दिए थे, कौन हुआ करते थे? लाला मुरलीधर। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सभी पदक और पुरस्कार या सम्मान लौटाने वाले कौन व्यक्ति थे? लाला मुरलीधर। और लाला मुरलीधर जिनका जन्म कहां पर हुआ था? पलवल में। लेकिन लाला मुरलीधर की कर्म भूमि कौन सी है? अंबाला। लाला मुरलीधर जिसकी कर्म भूमि तो पड़ती है अंबाला, लेकिन लाला मुरलीधर जिसकी जन्म भूमि पड़ती है पलवल के अंदर। तो ये आपने याद रखना है, लाला मुरलीधर वही शख्सियत है जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 के अंदर,
हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 में खुली थी और हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा कहां पर खुली थी? अंबाला में। और वो शाखा किसके प्रयासों से खुली थी? लाला मुरलीधर के प्रयासों से ही खुली थी। लाला मुरलीधर जिसकी जन्मभूमि तो पलवल है, लाला मुरलीधर जिसकी कर्म भूमि अंबाला है, और इन्हीं के प्रयासों से हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस की प्रथम शाखा खुली थी। लेकिन क्वेश्चन हमारा यह है कि रोलक एक्ट के विरोध में कौन महापुरुष ऐसे थे जिसने सारे पदक और पुरस्कार सम्मान सब कुछ वापस कर दिया था? लाला मुरलीधर। रोलक एक्ट का विरोध सर्वप्रथम हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो आपने याद रखना अंबाला। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, लगातार देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी है जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जानी जाती थी? हरियाणा की ऐसी प्राचीन नदी जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जानी जाती थी। अरुणा जो नदी थी प्राचीन समय में, उसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, मारकंडा। मारकंडा नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? अरुणा के नाम से जानते थे। तो ये याद रखिएगा। मारकंडा के पॉइंट की बात करें तो जो शाहबाद है, कुरुक्षेत्र का जो शाहबाद है वो कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? कुरुक्षेत्र का शाहबाद मारकंडा नदी के ऊपर पड़ता है। कुरुक्षेत्र का जो शाहबाद है, कुरुक्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एक शहर पड़ता है शाहबाद। आप जब दिल्ली से अंबाला की तरफ जाएंगे तो कुरुक्षेत्र से जस्ट अंबाला की तरफ बढ़ेंगे तो पहला जो रेलवे स्टेशन वगैरह आता है वो शाहबाद आता है, जहां पर काफी मात्रा में एक्सप्रेस ट्रेनें भी रुकती हैं। शाहबाद जो है, शाहबाद मारकंडा, शाहबाद मारकंडा के नाम से रेलवे स्टेशन है। ये शाहबाद, आज के बाद यदि शाहबाद मारकंडा रेलवे स्टेशन देखे ना तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। आज के बाद में यदि कभी भी शाहबाद मारकंडा देखें लिखा हुआ तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि शाहबाद तो कस्बा है, लेकिन ये कौन सा कस्बा, कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? मारकंडा नदी के ऊपर स्थित है। शाहबाद कस्बा है लेकिन ये मारकंडा नदी के ऊपर स्थित है, इसी कारण शाहबाद मारकंडा लिखा जाता है। तो शाहबाद कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? मारकंडा नदी के ऊपर स्थित है। अंबाला का जो एससी रिजर्व सीट है, अंबाला की एससी रिजर्व सीट जिसका नाम है मुलाना, उस मुलाना क्षेत्र से भी बहती है कौन सी नदी? मारकंडा। और कुरुक्षेत्र की जो एससी रिजर्व सीट है उसका नाम है शाहबाद, इस शाहबाद से भी बहती है कौन सी नदी? तो मारकंडा नदी बहती है। आपने बहुत अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से याद रखना है। महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर जो पूछा गया था हरियाणा के एक एग्जाम में, महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर कहां पर पड़ता है? शाहबाद में। महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोभूमि कौन सी है? शाहबाद। याद रखना, महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोभूमि शाहबाद, महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर शाहबाद, मधुमक्खी पालन केंद्र कहां पर पड़ता है? शाहबाद। और शाहबाद सरकारी चीनी मिल कब बनी थी? 1984-85 के अंदर शाहबाद सरकारी चीनी मिल बनी थी। मेरे प्रिय भैया समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से? यदि समझ में आ रहा है तो साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए, साथ के साथ में शेयर करते रहिए। आप ज्यादा ध्यान शेयर वगैरह पे भी मत दीजिए, पढ़ाई पर भी रखिएगा। 1-2 शेयर कर दीजिए बस, उसी से काफी है। मारकंडा नदी का पुराना नाम है अरुणा और शाहबाद जो है वो मारकंडा नदी के ऊपर स्थित है। महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर, महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोभूमि शाहबाद, मधुमक्खी पालन केंद्र शाहबाद, और शाहबाद सरकारी चीनी मिल कब बनी थी? 1984 और 85 के अंदर बनी थी। तो बहुत अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से, मजा आएगा पढ़ने में। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखें, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से संबंधित थे? हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं भगवत दयाल शर्मा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था बीडी शर्मा। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री जिसका नाम है भगवत दयाल शर्मा कहां से थे? बेरी। और बेरी कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा झज्जर के अंदर पड़ता है। और इसी बेरी से हुआ करते थे पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग। और इसी बेरी के अंदर पड़ता भीमेश्वरी देवी मंदिर, और इसी बेरी के अंदर मेला लगता है भीमेश्वरी देवी का। भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी, भीमेश्वरी देवी का मेला बेरी, और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बेरी, और पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग कहां से थे? बेरी से। ये कब से कब रहे? 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन ये पूछ रहे कि भगवत दयाल शर्मा है, ये कौन सी पार्टी से हुआ करते थे? तो याद रखिएगा इनकी जो पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी हुआ करते थे। कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से थे? तो आपने याद रखना कांग्रेस पार्टी के पक्ष से थे। ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। ये जो भगवत दयाल शर्मा है ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। कहां से थे? बेरी से। कौन? भगवत दयाल शर्मा। रोहतक मेडिकल कॉलेज का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो याद रखिएगा
यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो साथ के साथ में शेयर करते रहिए और लगातार हमारे साथ में देखते रहिए हरियाणा जीके सीरीज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। लेकिन वीडियो को आप एक शेयर कर दीजिए, एक शेयर बनता है आपका, एक शेयर साथ के साथ में करते रहिए। धन्यवाद।